मेरा एक बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है, वो इस वक्त मुल्क से बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए। तो मैं उसको जब भी कॉल करता हूँ या वीडियो कॉल करता हूँ तो उसके कमरे की जो ट्यूब लाइट है वो ब्लिंक होने लग जाती है। अब मेरा दोस्त बताता है कि मुझे और भी कॉल्स आती हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की, लेकिन ये ट्यूब लाइट तब ब्लिंक नहीं करती। लेकिन जब तुम्हारी कॉल आती है तो ये जो मेरे कमरे की ट्यूब लाइट है ये ब्लिंक करने लगती है। अच्छा, उसके कमरे में ये बात तो मुझे पहले से पता है, उसके कमरे में असरात भी हैं और मतलब इस तरह से हैं कि बस वहाँ पर जो इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो पहले से रहती हैं। लेकिन वो बताता है कि उसके कमरे में रहने वाली चीज़ों ने उसको कभी भी तंग नहीं किया, लेकिन ये है कि वो महसूस करवा देती हैं कि हम भी यहाँ पर रहते हैं। तो कहता है कि आदी हो चुका हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात थी कि सिर्फ मेरी वीडियो कॉल पे या कॉल पे उसके कमरे की ट्यूब लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। तो मेरा दिल भी किया है कि मैं आप लोगों तक दिखाऊं उसको रिकॉर्ड करके, लेकिन कैमरा पर नहीं आना चाह रहा था वो। तो कहता है यार चलो शेयर कर देना, लेकिन मेरा नाम मेंशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो उसकी फैमिली वाले हैं उन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं नाम और किस कंट्री में है तो फिर ये मैं मेंशन नहीं करूंगा। तो सोचा आप लोगों को बता दूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2-3 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो जैसे ही मैंने उसको कॉल की तो ब्लिंक करने लग गई। पहले भी हुआ था, लेकिन तब हमें लगा था कि शायद वैसे ही कोई और मसला हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। लेकिन बड़ी अजीब बात थी ये। कहता है कि सिर्फ तुम्हारी कॉल जब आती है ये ट्यूब लाइट तब ही ब्लिंक करती है। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आज जो वाक़यात मैं आप सबके लिए लाया हूँ, ये वाक़यात बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या हनान ने लाहौर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम हनान है और मैं लाहौर से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब भी मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग होती थी तो हम सब फैमिली वाले भी उनके साथ चले जाते थे, जहाँ हमें घर वगैरह दे दिया जाता था। आपको बताता चलूँ कि अब तक की जाने वाली तमाम पोस्टिंग के दौरान हमने हर घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया है। हम जिस घर में शिफ्ट होते थे वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता था जो कि नॉर्मल नहीं होता था, और हम इस चीज़ के थोड़े आदी भी हो चुके थे। लेकिन जब हम नौशहरा में शिफ्ट हुए थे वहाँ जिन्नात की मौजूदगी सबसे ज़्यादा थी। ये तब की बात है जब मैं 10th क्लास में था। हम लोग नौशहरा क्लब रोड रहा करते थे। हमें आर्मी वालों की तरफ से एक फ्लैट दिया गया था। हमारे फ्लैट के ठीक सामने एक क्लब था और आसपास और फ्लैट्स बनाए गए थे। एक बात और बताता चलूं कि मेरे नाना जिन्नात के बारे में काफ़ी इल्म रखते हैं, क्योंकि जहां वो रहते हैं उनके घर में भी जिन्नात हैं। एक बार जब मेरे नाना हमसे मिलने आए तो वो हमें ये बता कर गए कि हमारे इस घर में जिन्नात भी हमारे साथ रहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाते हैं। हमारा वो फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरा छोटा भाई 8th क्लास में, जबकि छोटी बहन क्लास 2 में पढ़ती थी। मेरे वालिद साहब ज़्यादातर ड्यूटी पर होते थे। उनकी ड्यूटी ऐसी होती थी कि अक्सर वो रात के वक्त भी घर पर नहीं होते थे। अक्सर रात में हम अपनी वालदा के साथ घर पर अकेले होते थे। एक रात हम बहन भाई लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। हमारे इस लाउंज के साथ ही किचन था। उस रात मेरी वालदा ने बिरयानी बनाई थी और तकरीबन रात के खाने का वक्त था। हम सब बहन भाइयों ने बिरयानी खाई और उसके बाद अपने अपने कामों में लग गए। कुछ देर के बाद मेरी वालदा जब किचन में गईं तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर थोड़े से चावल और एक बोटी किसी ने फेंकी है। ये बात जब मेरी वालदा ने हमसे पूछी तो हमने उन्हें बताया कि ये हम में से किसी ने नहीं किया। हमारे घर एक मुलाजिम भी था जो घर के काम वगैरह के लिए था। ये बात जब उससे पूछी तो उससे भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरी वालदा को उस वक्त यही लगा
कि बच्चों में से किसी ने शरारत कर दी होगी और अब डर के कोई नहीं बता रहा, इसलिए उस वक्त ये बात आई गई हो गई। अगले दिन मेरी वालदा ने आलू अंडे बनाए और ठीक खाने के बाद जब वो किचन में गईं तो उन्होंने देखा कि कुछ सालन और अंडे की जर्दी किसी ने चूल्हे पर फेंकी है। इत्तेफाक से उस रात मेरे वालिद साहब भी घर पर थे। मेरी वालदा ने उन्हें बताया कि पिछली रात ये सब हुआ था और अब फिर चूल्हे पर किसी ने सालन फेंका है। ये एक ऐसी बात थी जो मेरे वालिद साहब को भी बहुत अजीब लगी। ये सुनते ही मेरे वालिद साहब किचन में गए और ये सब देखने के बाद स्टोर रूम के सामने से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि स्टोर रूम में जो पर्दे रखे हैं वो ज़मीन पर गिरे हैं, लेकिन वो ऐसे गिरे थे जैसे किसी ने फेंके हों। उन्होंने वो पर्दे उठाकर अपनी जगह पर रखे ही थे कि अचानक उन पर्दों को फिर किसी ने फेंक दिया और अब की बार तो बहुत ज़ोर से फेंका। ये सब देखने के बाद मेरे वालिद साहब ने उन्हें थोड़ा गुस्से में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, यहाँ जो कोई भी है हमें तंग मत करे, हम आपको तंग नहीं करते, लिहाजा आप हमें भी तंग मत करें। इस सब के बाद हालात मजीद बिगड़ते गए। अगली रात ठीक उसी वक्त मेरे वालिद साहब अपनी ड्यूटी पर थे, जबकि हम बहन भाई अपनी वालदा के साथ बैठे टीवी देख रहे थे। इसी दौरान मेरे भाई ने बेडरूम की तरफ इशारा करके मेरी वालदा को बताया कि मामा वो देखें, सामने आग लग गई है। और जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ वाकई आग लगी थी। ये देखकर हम सब घबरा गए और घर से फौरी बाहर निकल आए। हमारे घर के मुलाजिम ने जब अंदर जाकर देखा तो ये आग हमारे डस्टबिन में लगी हुई थी जो उसने बुझा दी थी। आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ था, उस कमरे का थोड़ा सा कारपेट जल गया था। इसके फौरन बाद मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब को कॉल करके सब बता दिया, जो घर आते हुए अपने साथ एक आमिल साहब को भी ले आए। वो आमिल साहब अपने साथ एक जवान लड़का भी लाए थे। फिर उन्होंने हमारे घर का पूरा जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद बताया कि यहाँ गैर मरई मखलूक का बसेरा है। और इसके फौरन बाद उस लड़के को सामने सोफे पर बिठा दिया जिस पर एक जिन्नी की हाजिरी हुई। फिर उसने बताया कि मैं एक जिन्नी हूँ और मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हूँ। उस जिन्नी की बातें सुनने के बाद आमिल साहब ने उसे ख़त्म करने की धमकी दी, जिस पर वो जिन्नी वहाँ से जाने के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद आमिल साहब ने हमें बताया कि यहाँ जो कुछ था अब वो जा चुका है, लिहाजा आप तसल्ली रखें, अब घर में ऐसे मामलात नहीं होंगे। वो एक जाली आमिल साहब थे जिनका दिलासा सुनकर हम कुछ मुतमईन हो गए थे। वालिद साहब ने हम घर वालों से कहा कि आप बैठो, मैं इनको छोड़कर वापस आता हूँ। वो उन्हें छोड़ने के लिए घर से निकले और इसी दौरान मैं नमाज के लिए वज़ू करने वॉशरूम में चला गया। मैं वज़ू कर रहा था कि इस दौरान मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद साया वॉशरूम के दरवाजे से वॉशरूम में दाखिल होता है और वॉशरूम के शीशे में घुसकर गायब हो जाता है। ये वो मंजर था जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसके फौरन बाद मैं खौफ से रोता हुआ वॉशरूम से बाहर निकल आया था। जब मैं बाहर निकला तो मेरी वालदा मेरे नाना अब्बू से कॉल पर बात कर रही थीं, जो उस वक्त उनको घर में हुए वाक़यात के बारे में सब बता रही थीं। वो मुझे ऐसा रोता देखकर काफ़ी परेशान हुई। फिर उनके पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी ये सब देखा है, जिस पर मेरे नाना ने कॉल पर मुझ पर दम वगैरह किया और कुछ सूरतें पढ़ने को कहा, जिसके बाद मैं बेहतर हुआ और नमाज अदा की। वो रात खैर से गुजर गई और उस पूरी रात दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। अगले रोज़ जब मैं वॉशरूम में वज़ू करने के लिए गया तो मुझे वॉशरूम के बेसन में एक पर्ची मिली जो बाकायदा लिखकर फोल्ड की गई थी। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि ये घर खाली करो वरना तुम सब मरोगे। और डरा देने वाली बात यह भी थी कि इस जुमले के आखिर में लिखने वाले ने अपना नाम भी लिखा था, जिसका नाम जिन रुस था। मैं वो पर्ची देखकर बहुत खौफजदा हुआ और उस पर्ची को लेकर बाहर आया और अपनी वालदा को दिखाते हुए बोला कि मैंने इस घर में अब नहीं रहना, वरना ये सब चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाएंगी। जब मेरी वालदा ने वो पर्ची देखी तो वो भी काफ़ी हैरान हुई। एक अजीब बात यह भी थी कि वो पर्ची का पेज हमारे घर के एक रजिस्टर से ही फाड़ा गया था, क्योंकि उस पेज को देखकर हमें शक हुआ था कि ये हमारे घर के किसी रजिस्टर का ही पेज है। उस वक्त हमारे घर में सामने जो रजिस्टर्स मौजूद थे हमने वो चेक करना शुरू किए। जब उनको तसल्ली से देखा तो वो पेज हमारे घर के रजिस्टर से ही लिया गया था। एक और अजीब बात ये भी थी कि उस पर्ची की राइटिंग मेरे भाई की राइटिंग से मिलती जुलती थी, लेकिन हमें यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। शुरू में तो मुझ पर और मेरे भाई पर शक किया जा रहा था कि कहीं इन्होंने खुद ना लिखा हो। फिर मेरी वालदा ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ,
ये अजीबोगरीब वाक़यात काफ़ी दिन से हमारे घर में हो रहे हैं, जिन्हें मेरे वालिद साहब अपनी आंखों से भी देख चुके थे। हम काफ़ी परेशान रहने लगे थे क्योंकि हमारे घर में होने वाले वाक़यात मज़ीद बढ़ गए थे। हमारे किचन में जली हुई माचिस की तीलियों से अजीबोगरीब तहरीरें लिखी हुई पाई जाती थीं, जिन्हें उस घर में रहने वाले जिन्नात लिख कर चले जाते थे। और हमारा घर उस पूरे एरिया में मशहूर हो चुका था कि इस घर में जिन्नात का साया है और यहाँ तरह तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इन वाक़यात की वजह से नाना हमारे घर रहने आ गए थे। फिर हमने उस घर में कुरान ख्वानी करवाई और पूरे घर में कुरान मजीद पढ़ा गया। और कुरान ख्वानी के बाद भी जो कुछ नाना ने बताया था वो हम रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ पेश आने वाले वाक़यात में काफ़ी कमी आई थी। इसके बाद हम मज़ीद कुछ अरसा वहाँ रहे, जिसके बाद मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग आ गई और फिर हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस बात को गुजरे हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन जब भी ये वाक़या याद करता हूँ तो मेरे दिल में एक खौफ पैदा होता है। ये मेरा वाक़या था, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे एपिसोड में ज़रूर शामिल करेंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। ये एक ऐसा वाक़या है जो पेश आने के तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे रिसीव हो गया था, लेकिन मैं एक सीक्वेंस से चल रहा था तो इस वाक़े को फौरी एपिसोड में शामिल नहीं कर पाया। वाक़या भेजने वाली अपना और जगह का नाम जाहिर नहीं करना चाहती। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या अभी कुछ घंटों पहले मेरी दोस्त के साथ पेश आया। जिस जगह मेरी दोस्त रहती है उसके घर के सामने दूसरी कॉलोनी है, जहाँ एक घर की बैक साइड उनके घर से नज़र आती है। असल में ये घर उनके नाना के दोस्त का है, जो अक्सर गांव जाते हुए अपने घर की चाबियां उन्हें दे जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो गांव जाते हुए अपने घर की चाबियां उनके घर दे गए थे। मुझे रात के वक्त अचानक अपनी उस दोस्त के वॉइस नोट्स आते हैं, जो कि काफ़ी घबराई हुई थी। जब मैंने उससे वजह मालूम की तो उसने बताया कि मैं अपने घर के 2nd फ्लोर पर थी और ईशा की नमाज पढ़ रही थी। हमारे घर के इस कमरे की खिड़की से बाहर का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है, जिसमें नाना अब्बू के दोस्त का घर भी बाकायदा नज़र आता है। और इसी वजह से हमारी इस खिड़की के सामने हमेशा पर्दा होता है। मैंने फ़र्ज़ पढ़ लिए थे और मैं सुनते पढ़ रही थी कि अचानक मुझे नमाज के दौरान महसूस हुआ जैसे सामने वाले घर की खिड़की में कोई हिलजुल हुई है, क्योंकि उस वक्त खिड़की के सामने से पर्दा हटा हुआ था। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सामने वाले घर की खिड़की में देखा तो वहाँ मुझे एक बहुत अजीब और खौफनाक वजूद दिखा। वो एक ऐसा वजूद था जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़ख्म नज़र आ रहे थे। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी वहाँ से मुझे ही देख रहा था। एक डरा देने वाली बात ये भी थी कि वो मुझे देखते हुए अजीब तरीके से हंस रहा था। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद मैंने फ़ौरन खिड़की का पर्दा आगे कर दिया और अपनी नमाज मुकम्मल करने लगी। जब मैंने नमाज मुकम्मल की तो मैं बहुत खौफ महसूस कर रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तब रात के 11:40 हो रहे थे और ठीक उस कमरे में मेरा भाई गहरी नींद सो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि खौफ की वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। उस वक्त मैंने अपने भाई को नींद से उठाना बेहतर समझा और उसे नींद से जगा दिया। जब वो नींद से जागा तो मुझे गुस्से से देखने लगा। मैंने उससे विंडो की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ कुछ है, जिस पर उसने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया कि तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है, नीचे उतर जा। मैंने उससे कहा कि मुझसे सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाएंगी, क्योंकि मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर उसने अजीब लहजे में ये जवाब दे दिया कि पर्दा हटा वहाँ से, और साथ ही मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उस वक्त उसका ये रवैया बहुत ही बुरा था। मेरा भाई बहुत अच्छा है, जो कभी ऐसे बात नहीं करता। मैं काफ़ी बुरा महसूस कर रही थी। उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त पता नहीं क्यों वो मुझे मेरा भाई नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उसका लहजा भी काफ़ी सख्त था। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गई और सारा वाक़या अपने अम्मी अब्बू को सुनाया, जिसके फ़ौरन बाद वो मुझे लेकर ऊपर आ गए और दरवाज़ा नॉक करने लगे, क्योंकि दरवाज़ा मेरा भाई अंदर से लॉक कर चुका था। कुछ देर दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते साथ ही पूछा कि नूर किधर है।
जब अम्मी अब्बू ने उसे सारी बात बताई तो सुनकर वो भी हैरान हो गया। उसका कहना था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने ये भी बताया कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। अगर वाकई इसने मुझे जगा कर बताया होता कि मैं डर रही हूँ तो मैं इसे आप लोगों के पास खुद छोड़ कर आता। धक्का देकर कमरे से निकालना तो दूर की बात, मैं इसे कभी अकेला जाने भी मत देता। मुझे तो ये भी नहीं याद कि ये दरवाज़ा अंदर से लॉक किसने किया है। ये सब सुनने के बाद मेरी दोस्त के अम्मी और अब्बू काफ़ी हैरान हुए कि ये कैसा अजीब माजरा था। इस वाक़े के होने के कुछ ही देर बाद ये सारा वाक़या मेरी दोस्त ने मुझे सुनाया और साथ में ये भी बताया कि इस वक्त वो और उसका भाई दोनों बुखार में जल रहे हैं। अपनी दोस्त की ये सब बातें सुनने के बाद मैंने उसे कुछ दुआएं पढ़ने को कहा, लेकिन उसका कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। जो दुआएं मैंने उसे भेजी थीं वो उसकी ज़ुबान से अदा ही नहीं हो पा रही थीं। हालांकि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती है और 5 वक्त की नमाज़ी है। ये मेरा वाक़या था, प्लीज़ आप इसे अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं हनान और जिन्होंने आज का दूसरा वाक़या भेजा, दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।